हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस बेसिकली होती क्या हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक क्या होती हैं, ठीक है, आइसोएंजाइम्स क्या होती हैं, ठीक है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थेराप्यूटिक एंजाइम्स की बात करेंगे। तो थेराप्यूटिक एंजाइम्स बेटे होते क्या हैं कि वो एंजाइम्स जिनकी कोई थेराप्यूटिक वैल्यू हो। थेराप्यूटिक वैल्यू का मतलब क्या है, जिनकी कोई मेडिसिनल वैल्यू हो। मेडिसिनल वैल्यू का मतलब जिनका हमारी बॉडी पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो। ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम्स की क्या थेराप्यूटिक वैल्यू है, क्या उसकी एप्लीकेशंस है हमारी बॉडी में। एंजाइम के हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने से हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे हैं, वो क्या क्या अच्छे काम करते हैं हमारी बॉडी में, वो होती हैं थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। आपने सिर्फ ऐसे ही टेबल जो है वो याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है कोलाजिनेज। कोलाजिनेज क्या है, एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्या, तो ये क्या काम करता है, ये स्किन की जो वुंड्स हो जाती हैं, जो हमारे जख्म हो जाते हैं, उनके कोलाजिनेज का मतलब क्या है, कोलेजन बनाना। कोलेजन्स क्या होती हैं, लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स होती हैं। जब हमारे कहीं पे वूंड हो जाता है, उसमें से ब्लड निकलता है, तो ब्लड को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे ये कोलेजन्स फॉर्म कर देते हैं, सो दैट जो ब्लड है वो निकले ना और जो वूंड है वो हील होना स्टार्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये वूंड की हीलिंग में हेल्प करते हैं। तो स्किन के अल्सर्स में, स्किन के ऊपर कोई बर्न हो जाए, अल्सर्स हो जाएं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो आपको इजी लगते हैं आपने वही याद करने हैं। ठीक है, जो ये कॉन्ट्रैक्चर्स हैं ये सारे ये छोड़ देने, आपने स्किप कर देने हैं। ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफ गाइड वायर क्रॉसिंग इन सीटो और ट्यूमर्स। ठीक है, तो आपको इजी लगते हैं पॉइंट्स, वो आपने याद कर लेने हैं। तो वुंड हीलिंग में, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन एंड अल्सर्स में एंड ट्यूमर में। ठीक है, नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज में जाके वो करते क्या हैं कि वो हमारी पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी को ट्रीट करते हैं। अब जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उनका काम क्या है, पैनक्रियाज में जाके जो अपना पैनक्रियाज में जो एक्टिविटीज़ हैं पैनक्रियाज की वो इंक्रीज करना। ठीक है, तो अगर इन एंजाइम्स की कमी हो जाए तो जो इंसान है, जो पर्सन है, उसके पैनक्रियाज की जो कैपेसिटी है काम करने की वो भी कम हो जाएगी। तो ये इनका थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस क्या हैं, ये पैनक्रियाटिक की इनसफिशिएंसी को ट्रीट करते हैं। ठीक है, फैट माल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पैनक्रियाट का काम क्या होता है, पैनक्रियाज का काम होता है कि जो भी हम घी, तेल, फैटी एसिड्स खाते हैं, फैटी मटेरियल खाते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में करना। अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की कमी हो जाएगी तो आपके अंदर जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का क्या काम है, फैट की एब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, और जो क्रोहन डिजीज़ होती हैं, सेलिक डिजीज़ होती हैं, इनको ट्रीट करना। ये डिजीज़ जो हैं ये कहीं ना कहीं फैट के साथ ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपने 2 पॉइंट याद करने हैं इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी और फैट माल एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है लाइपेज। अब लाइपेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, पेट में, स्टमक में। ठीक है, तो ये डिस्पेप्सिया को ट्रीट करता है। लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, हमारा जब खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, कैसे डाइजेस्ट करता है ये, एसिड को रिलीज करवा के। हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है, तो जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो एसिड की वजह से वो जो खाना है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, खाने को डाइजेस्ट करना। तो उसका जो इसकी थेराप्यूटिक एप्लीकेशन क्या है कि हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, जिन लोगों के खाने को पचाने की प्रॉब्लम है, पेप्सिया की कमी है, डिस्पेप्सिया मतलब क्या है, जिनके लोगों में खाना हजम नहीं होता, या फिर जिनको डाइजेस्टिव एलर्जी है, या फिर उनका कोई स्किन इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है। ठीक है, ट्यूमर्स हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, उन केसेस में लाइपेज एंजाइम का जो यूज़ है वो किया जाता है। तो ऐसे आप सारे एंजाइम जो हैं वो याद कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हाइड्रोक्लोरिडेज जो है वो स्प्रेडिंग फैक्टर है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है। ठीक है, एस्पार्जिनेज जो है वो ट्यूमर कोर
लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हेल्प किया जाता है। एल ग्लूटामिनेज जो है वो कैंसर एंड HIV थेरेपी में यूज़ हो जाता है। ठीक है, DNA एंड RNA एंजाइम जो है, जो इनकी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल डिजीज़ में इसका यूज़ होता है। ठीक है, सेलुलर डिजीज़ में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज जो एंजाइम है इसको यूज़ करते हैं एज ए थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक्स क्या होते हैं? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या होते हैं? क्लॉट्स। जब आपकी कोई भी आर्टरी है उसमें क्लोट्स जमा हो जाते हैं, उनको थ्रोम्बस भी कहते हैं, क्लोट्स को थ्रोम्बस भी कहते हैं। उन क्लोट्स को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हम यूरोकाइनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। यूरोकाइनेज क्या करता है? इन क्लोट्स को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। तो एज ए थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, थ्रोम्बस को तोड़ने वाले एजेंट के तौर पे यूरोकाइनेज का यूज़ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि जो हमारी पल्मोनरी जो है वेन्स है हमारी, अगर उसमें कोई एम्बोलिज्म, कोई ब्लॉकेज हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए ब्लॉकेज को यूरोकाइनेज का यूज़ होता है। और मायोकार्डियल की इन्फेक्शन होता है, हमारे जब हार्ट के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ऐसे केस में भी इसका यूरोकाइनेज का यूज़ होता है। ऑप्थेल्मिक क्लॉट, जब किसी की आइज़ में क्लॉट बन जाते हैं, आइज़ में क्लोटिंग हो जाती है, ऐसे केस में भी यूरोकाइनेज का एंजाइम का यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज वन ऑफ द सेम एंजाइम एज इट्स ऑल्सो यूज एज थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, थ्रोम्बस को ब्रेक करने के लिए। हार्ट अटैक में यूज़ होता है। अब हार्ट अटैक कभी कभी क्या होता है कि किसी की हार्ट की जो नाड़ी है, जो ब्लड लेके जाती है, उसमें क्लॉट होने से ब्लड जो है वो पास नहीं होता और पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे केसेस में भी स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज़ होता है। ठीक है, निमोनिया में। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है ये किस में यूज़ होता है? ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, एक्यूट इस्कीमिया स्ट्रोक में। ठीक है, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या होता है? जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है, जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है। प्लाज्मिनोजन आगे जाके किस में कन्वर्ट होते हैं? प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन जो आगे जाके क्या करते हैं? ये करते हैं, ये हमारे ब्लड में क्लोटिंग जो है वो होने ही नहीं देते। समझ गए? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या है? एक एंजाइम है जो करता क्या है? जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है। जब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट हो जाएंगे, दे कन्वर्ट इनटू द प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन क्या करेंगे? जो हमारी क्लोटिंग हो रही है उस क्लोटिंग को होने ही नहीं देंगे। तो आपके अगर हार्ट में मसल्स में प्रॉब्लम है उसको भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, हार्ट मतलब स्ट्रोक क्या होता है? हार्ट अटैक। ठीक है, इस्कीमिक क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से आने वाला अटैक। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी जो ब्लड की वेन्स हैं उसमें क्लॉट्स हो जाते हैं, तब ब्लड जो है वो पास नहीं होता। जब ब्लड नहीं पास होता, ऑक्सीजन भी नहीं पास होती, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पर्सन को, तो पर्सन को आ जाता है अटैक। उसको बोलते हैं इस्कीमिक अटैक, ऑक्सीजन की कमी से आने वाला अटैक। वो क्यों होता है? क्योंकि क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, तो क्लोटिंग को बचाने के लिए हम उसको प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हैं, क्योंकि ये क्लोटिंग नहीं होने देते। ठीक है, नेक्स्ट है सीरेटोपेप्टाइडेज। सीरेटोपेप्टाइडेज क्या होती हैं? ये एक एंजाइम है। ठीक है, जो क्या करता है? जो जब हमारे कहीं पे वूंड हो जाता है ना, हमारे चोट लगती है, चोट होने के बाद जो हमारे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश आ जाती है, उस सोजिश को रोकने के लिए इस एंजाइम का काम जो है वो उस सोजिश को रोकना है, उस पेन को रोकना है। जो वूंड होने के बाद जो हमें पेन होती है, जो हमारे सोजिश आती है, ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है? उस पेन को रिलीव करता है, उस सोजिश को कम करता है। तो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में और पेन में इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स एंजाइम। एंटीऑक्सीडेंट्स एंजाइम्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। ऑक्सीडेशन होने से हमें कैंसर होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जिन लोगों को
स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, टेंशन होने से उनका ब्रेन जो है उसमें डिसऑर्डर आ जाते हैं, डिसऑर्डर आने से उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी की ऑक्सीजन जो है वो सारी की सारी यूज़ होने लग जाती है। क्यों यूज़ होने लग जाती है? क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है, उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है। ब्रेन को काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो इंसान ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, उतनी इन्वायरमेंट से वो ले रहा नहीं होता, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है एल्जीनेट लाइएज। अगर हम एल्जीनेट लाइएज की बात करें तो एल्जीनेट लाइएज जो है वो क्या काम करता है? वो ट्रीटमेंट ऑफ CF एंड इंक्रीज एंटीबायोटिक एफिकेसी, ठीक है, वो हमारे सेलुलर फ्लूइड को ट्रीट करता है। एल्जीनेट लाइएज क्या होता है? ये हमारे जो फ्लूइड होते हैं ना बॉडी में, सेल्स के अंदर होते हैं, सेल्स के बाहर होते हैं, ठीक है, तो उनमें जाके उनकी क्लियरिंग करता है, उनमें जाके जो गंदमंद पड़ा होता है, जो भी अनमेटाबोलाइज जो पड़े होते हैं, मेटाबोलाइट्स पड़े होते हैं, उनको क्लियर करता है। तो ये CF को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हेमोकोआगुलेज। हेमोकोआगुलेज क्या होते हैं? ये ब्लीडिंग टाइम को रिड्यूस करती हैं, तो वुंड हीलिंग को हासन करते हैं। मतलब क्या है कि होमोकोआगुलेज क्या होते हैं? कोआगुलेट करने वाले। कोआगुलेट मतलब रोकना, क्लोटिंग कर देना। अब किसी के वुंड हो गया है, ब्लड निकल रहा है बार बार, उस ब्लड को रोकने के लिए होमोकोआगुलेज वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अपनी कोआगुलेशंस कर देते हैं। कोआगुलेशन करने से जो ब्लड है वो बाहर नहीं जाता और वुंड की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग का टाइम रिड्यूस कर देते हैं, ब्लीडिंग को नहीं आने देते और वुंड हीलिंग को हासन कर देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं और जब भी हम ऑपरेशंस करते हैं एब्डोमिनल वगैरह, ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी इनका यूज़ होता है, सो दैट ड्यूरिंग ऑपरेशन ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन भी एक एंजाइम है जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एनाल्जेसिक है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद लाने के लिए ब्रोमेलिन एंजाइम का यूज़ किया जाता है। एंटी थ्रोम्बोटिक है, ठीक है, थ्रोम्बस नहीं बनने देता, ठीक है, हमारे ब्लड में थ्रोम्बस क्या होते हैं? क्लॉट्स नहीं बनने देता, तो ठीक है, तो उनको ब्रेक कर देता है। तो जितने भी थ्रोम्बस होते हैं, फाइब्रिन्स होती हैं, थ्रोम्बस के अंदर फाइबर्स होती हैं बड़ी बड़ी ऐसे, तो उनको मिला के बनता है थ्रोम्बस, बनता है, तो वो बनने नहीं देता क्योंकि ये सारी फाइबर्स को तोड़ देता है। तो एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन है, फाइब्रोलिटिक इफेक्ट है, एंटी कैंसर एक्टिविटी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। अगर हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो कहाँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि ब्लड दीजिए, ब्लड सैंपल टेस्ट करेंगे, तो ब्लड में वो क्या करते हैं? वो कोई ना कोई एंजाइम चेक करते हैं। उन एंजाइम की वहाँ पे प्रेजेंस से उनको पता चल जाता है कि इस पेशेंट को ये डिजीज़ है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जिन लोगों के लीवर में फॉल्ट होता है तो उनके SGPT, SGOT बढ़े हुए आते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये पैरामीटर्स हैं, वो एंजाइम्स को चेक करते हैं आपके ब्लड में। तो उस एंजाइम का लेवल अगर बढ़ के आता है तो उस एंजाइम से पता चल जाता है उनको कि इस पेशेंट को ये बीमारी है। तो हम एंजाइम्स को देख के किसी बंदे को, किसी पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि इसमें ये बीमारी है, इसको ये प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो अगर हम डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस की बात करें तो ग्लूकोज जो है, ये छोड़िए, ये नहीं आपने याद करने, ठीक है, आपने एंजाइम याद करनी है। लाइक ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज। अगर इन एंजाइम जो है ये ब्लड में बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है? डायबिटीज मेलाइटस की। अगर लैक्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम है तो आपको मायोकार्डियम प्रॉब्लम है। अगर यूरिएज है तो आपको रीनल डिसऑर्डर है, को आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके ब्लड में यूरिएज एंजाइम जो है वो बढ़ गया है। अगर आपके ब्लड में क्रेटिनिन अमाइडो हाइड्रोलेज एंजाइम बढ़ जाता है, या फिर क्रेटिनिन अमाइडो माइडिनो हाइड्रोलेज या फिर सरकोसिन ऑक्सीडेज, ये तीनों एंजाइम्स क्या करते हैं? रीनल, थायराइड एंड मसल फंक्शन से डील करते हैं। तो आप जो डॉक्टर हैं उनको पता चल जाता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम है, रीनल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है ऑक्सालेट ऑक्सीडेज। ऑक्सालेट ऑक्सीडेज एंजाइम से आपके किडनी स्टोन्स जो हैं उनको पता चल जाता है। नेक्स्ट है ग्लूटामेट ऑक्सीडेज, तो इससे क्या पता चलता है? न्यूरोपैथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है
कार्निटिन डिहाइड्रोजिनेज। तो कार्निटिन डिहाइड्रोजिनेज एंड डायाफ्रोइस के साथ आपको कार्निटिन डेफिशिएंसी, रीनल इनसफिशिएंसी एंड डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है थियोफाइलिन ऑक्सीडेज। थियोफाइलिन ऑक्सीडेज से आपको पता चलता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ थियोफाइलिन, कि थियोफाइलिन को आप कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं एस्थमा में, ठीक है। एस्थमा में आपको थियोफाइलिन ऑक्सीडेज के पता चल जाता है कि आपके जो पेशेंट उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज एथेरोस्क्लेरोसिस का पता चल जाता है। डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज से आपको ब्रेन डिसऑर्डर्स, जो शिजोफ्रेनिया होता है, शिजोफ्रेनिया होता है जो किसी भी सिचुएशन से डर जाते हैं, डरना, किसी भी डिप्रेशन की ही टाइप है ये शिजोफ्रेनिया। फोबिया होता है बेसिकली, किसी भी चीज़ से डर लगना, ठीक है। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है, इससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोज होती है। अगर आप में हीमोग्लोबिन एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेज है तो आपको पता चल जाता है कि जॉन्डिस है, ठीक है। तो ये जो आपने एग्जाम्पल्स है वो याद कर लेनी है। तो नेक्स्ट है आइसो एंजाइम्स। अब आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसो एंजाइम्स आर मल्टीपल फॉर्म्स आइसोमर्स। आइसो मतलब आइसोमर्स ऑफ एंजाइम, आइसोमर्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। आइसोमर्स ऑफ एंजाइम का मतलब क्या है, आइसोमर्स ऑफ द सेम एंजाइम दैट कैटालाइज द सेम बायोकेमिकल फंक्शन। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं ऐसे एंजाइम की, और ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम जॉन्डिस में इन्वॉल्व है तो उसके जैसे और आइसोमर्स जो जॉन्डिस में इन्वॉल्व होंगे उसको बोलते हैं आइसो एंजाइम्स, ठीक है। सेम बायोकेमिकल फंक्शन प्ले करते हैं उसी एंजाइम के जैसा जिसके साथ इनकी आइसोमेरिक फॉर्म है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आइसोमर्स पड़े हैं, यहाँ पे एक एंजाइम है, उस एंजाइम के साथ सेम आइसोमर्स हैं जिसमें ये इन्वॉल्व होगा, जिस रिएक्शन में उसमें ये सारे भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आइसो एंजाइम show different chemical and physical properties which include structure, km, Vmax value, pH degree of denaturation, ठीक है। तो आइसोएंजाइम्स क्या होती हैं, वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को शो, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को, दैट इंक्लूड स्ट्रक्चर, km, Vmax एंड pH डिग्री। स्किप दिस, ठीक है, ये आपके उसकी बात नहीं है, ठीक है। कि इसका मतलब है कि जो आइसोएंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शन में तो सेम इन्वॉल्व होते हैं बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ऑफ द एंजाइम। जो ये वाला एंजाइम काम करेगा वैसे ही उसके आइसोमर्स करेंगे, ठीक है। तो ऑल आइसोमर्स आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट आइसोमर्स। अब जो आइसोमर्स हैं वो भी एंजाइम्स ही हैं बट जो एंजाइम है वो तो आइसोमर नहीं है ना। तो आइसोमर जो होते हैं वो एंजाइम हो सकते हैं बट एंजाइम जो है वो आइसोमर नहीं होते, सारे के सारे एंजाइम्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स कौन सी है, लाइक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, क्रेटिनिन, फॉस्फोकाइनेज, ठीक है, ये आइसो एंजाइम्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आइसो एंजाइम्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम। कोई एंजाइम है यहाँ पे, उसकी जितनी भी डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म होएंगी वो होते हैं उसके आइसो एंजाइम्स, ठीक है। फर्क क्या होता है, डिफरेंट इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। एंजाइम किससे बनते हैं, प्रोटीन से। प्रोटीन किनसे बनते हैं, अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, इसमें भी अमाइनो एसिड्स होंगे, इसमें भी अमाइनो एसिड्स होंगे बट सेम अमाइनो एसिड्स होंगे, बस होगा क्या, डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अगर इसमें ग्लाइसिन, एलानिन, थ्रियोनिन ऐसे लगा हुआ है तो यहाँ पे लगे होंगे टी पहले लगा होगा, फिर ए लगा होगा, फिर जी लगा होगा। यहाँ पे ए पहले लगा होगा, फिर जी लगा होगा, फिर टी लगा होगा। मतलब सेम अमाइनो एसिड्स होंगे उसके आइसोमर्स में बट डिफरेंस कहाँ पे होएगा, उसकी सीक्वेंस में। अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो डिफर करेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, जिस रिएक्शन को ये कैटालाइज करेगा, मतलब जिस रिएक्शन में ये एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसी में ही ये सारे एंजाइम भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। लाइक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उन्होंने एक टेबल यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये एंजाइम है, ठीक है, ये आइसो एंजाइम्स है, ठीक है। एंजाइम्स क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। आइसो एंजाइम में कैसे, ये एंजाइम्स के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, ए अमाइनो एसिड, बी सी डी। आइसो एंजाइम में क्या होगा, बी पहले आ जाएगा, डी बाद में आ जाएगा, सी सेम अमाइनो एसिड्स हैं बट सीक्वेंस डिफरेंट है, पर दोनों ही सेम केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे,
ठीक है। तो आइसोएंजाइम्स होते हैं आइसोमर्स ऑफ द एंजाइम बट कैटालाइज सेम रिएक्शन। डिफरेंस कहाँ पे होता है? अमाइनो एसिड सीक्वेंस में। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी डिफरेंट होती हैं। तो नेक्स्ट जो है हम आइसोएंजाइम्स की जो है वो एग्जांपल देखेंगे। देखिए आप LDH जो है लैक्टोड, LDH का फुल फॉर्म लिख लीजिए, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है उसकी 5 आइसोएंजाइम्स हैं, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 एंड LDH5। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? Isoenzymes of LDH have immense value in the diagnosis of heart and liver related disorders। ठीक है, जो आइसोएंजाइम्स LDH है तो उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? डायग्नोसिस के लिए हार्ट एंड लीवर डिसऑर्डर्स में। अब कि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, लीवर की प्रॉब्लम आ गई है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कहता है कि आप ये टेस्ट करवाइए। तो उस टेस्ट में वो देखते हैं कि LDH की कितनी वैल्यू है, LDH 1 2 3 4 5 ये कितने हैं। उस वैल्यू से उनको पता चल जाएगा कि इसमें, इस बंदे में, इस पेशेंट में, इस पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर लीवर की प्रॉब्लम है। तो LDH जो है वो एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके 5 आइसोएंजाइम्स हैं। ये 5 आइसोएंजाइम के बिहाफ पे ही हम ये देखते हैं कि उस पर्सन को हार्ट की और किडनी की और लीवर की कितनी प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं आइसोएंजाइम का नेम है तो एलिवेटेड इन, कि कौन सी प्रॉब्लम में इनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर LDH1 का लेवल बढ़ गया तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या होता है? आपके हार्ट के मसल जो हैं, मायो मतलब मसल्स, कार्डियल मतलब हार्ट, इन्फ्रेक्शन मतलब इन्फ्रेक्ट कर गए, खराब हो गए मसल। तो आपके हार्ट के मसल जब खराब हो जाते हैं तो आपके अंदर LDH1 जो है वो बढ़ जाता है। जब आपके अंदर LDH2 बढ़ जाएगा तो आपको किडनी डिजीज एंड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है? जिसमें अनीमिया क्या होता है? खून की कमी, HB की कमी। HB की कमी क्यों जाती है? क्योंकि जो उसमें सेल्स होते हैं हमारे HB के, वो उनका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है पर न्यू फॉर्मेशन नहीं होती, न्यू फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? जिसमें हमारे ब्लड सेल्स का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है बट न्यू सेल जो है वो नहीं बनते, उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब जिस पर्सन में LDH3 की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसको कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? किडनी डिजीज एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है हमें पता चल जाएगा। अगर LDH4 का लेवल बढ़ के आता है आपके, तो आपको किसकी प्रॉब्लम है? पल्मनरी इन्फेक्शन की। पल्मनरी इन्फेक्शन क्या होता है? आपके पल्मनरी प्रॉब्लम है, ये भी हार्ट के रिलेटेड ही है। ठीक है, LDH5 की अगर बढ़ जाए तो किस में बढ़ जाए? स्केलेटल मसल एंड लीवर डिजीज़ में। अगर आपको स्केलेटल मसल की प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज़ हैं आपको, तो नेक्स्ट है क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। ये भी एक एंजाइम है CPK, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। इसकी 3 डिफरेंट आइसोएंजाइम्स हैं, CPK1, CPK2 एंड CPK3। अगर CPK1 की वैल्यू बढ़ जाए तो पता चल जाता है कि इसको कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज है, इसके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका दिमाग खराब है। CPK2 अगर बढ़ जाए तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है, आपको हेड इंजरी है, कोई आपके हेड में इंजरी है या फिर आपके हार्ट में कोई, आपके हार्ट के मसल जो है वो इन्फ्रेक्ट कर गए हैं। CPK3 की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब है आपको मसल डिस्ट्रॉफीज हैं, मतलब आपके मसल जो है वो खराब हो चुके हैं, उनके डिस्ट्रॉफी हो चुकी है। आपके मसल्स का जो डिस्ट्रॉफी क्या होती है? मसल रिजिड होना। रिजिड क्या होता है कि मसल जो है वो बार बार जैसे इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक आप उसको खींचते हो फिर से वो अपनी पोजीशन गेन कर लेता है, पर अगर इलास्टिक खराब हो जाए तो आप अगर खींचोगे तो वहीं पे रह जाएगा, अपनी पोजीशन पे नहीं आता। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉफी, रिजिड हो जाना, सख्त हो जाना, अपनी पोजीशन
के पास वापस ना आना। तो मसल जब ऐसे हो जाते हैं, तो जब आप कोई काम करते हैं तो मसल पेन करते हैं, डिस्ट्रॉफीज हो जाती हैं। मायोपैथीज होता है, मसल की ही प्रॉब्लम्स हैं, मसल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। हाइपोथायराइडिज्म, जब आप थायराइड का आपका लेवल जो है कम हो जाता है, ऐसे केसेस में भी CPK3 की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है अल्केलाइन फॉस्फेटेज इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ लीवर एंड बॉन डिजीजेस। ठीक है, तो एक अल्केलाइन फॉस्फेटेज जो है ये भी एक एंजाइम है। ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये यूजफुल होता है लीवर एंड बॉन डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट therapeutic and diagnostic applications of enzymes and isoenzymes। ठीक है, therapeutic and diagnostic applications of enzymes and isoenzymes। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कोएंजाइम्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, दैट थैंक यू सो मच।